दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का बीटा पॉइंट पे स्वागत है। दोस्तों 750 ऑब्जेक्टिव मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न चल रहा था दोस्तों रसायन विज्ञान का। पिछली क्लासों में दोस्तों हम लोगों ने 100 क्वेश्चन को कवर किया था। आज दोस्तों 200 क्वेश्चन को कवर करेंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये सारे जो प्रश्न है ना, सारे एग्जाम में पूछे गए प्रीवियस सेट से उठाए गए हैं। यानी प्रीवियस एग्जाम में जो भी प्रश्न आए थे रसायन विज्ञान की, उनका दोस्तों कलेक्शन एक जगह करके आपको दिया जा रहा है। तो प्लीज़ अच्छे से टाइम दे के पढ़िएगा। अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कीजिएगा, इससे आपकी तैयारी कैसी है वो पता चल जाएगी। दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि आपके दोस्त भी इस क्लास को ले सकें। पहला प्रश्न है दोस्तों कि हीरा क्या है। तो दोस्तों हीरा एक तत्व है, ये आपको पता होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से रासायनिक यौगिक कौन सा है। तो दोस्तों अमोनिया क्या है, एक रासायनिक यौगिक है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि शुद्ध तत्व कौन सा है। तो शुद्ध तत्व की बात की गई है तो दोस्तों शुद्ध तत्व क्या है, सोडियम शुद्ध तत्व होता है। जबकि कांच, सीमेंट ये सब दोस्तों शुद्ध तत्व नहीं है। अगला प्रश्न है किस वैज्ञानिक ने परमाणु सिद्धांत की खोज की। तो दोस्तों परमाणु का सिद्धांत किसने दिया था, जॉन डाल्टन ने दिया था। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन एक अस्थायी कण है। तो दोस्तों अस्थायी कण की बात की गई है तो दोस्तों न्यूट्रॉन जो होता है एक अस्थायी कण होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों 106 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन एक आवेश रहित कण है। तो दोस्तों आवेश रहित यानी जिस पर कोई आवेश नहीं होता है। तो दोस्तों न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है, ये दोस्तों आवेश रहित कण है। अगला प्रश्न है कि परमाणु विद्युतः क्या होते हैं। तो दोस्तों परमाणु विद्युतः क्या होते हैं, उदासीन होते हैं। ये प्रश्न आपको पता होगा कि परमाणु विद्युत के उदासीन होते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। तो दोस्तों थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। अगला प्रश्न है कि प्रोटॉन की खोज किसने की थी। तो दोस्तों प्रोटॉन की खोज किसने किया था, ये आपको पता होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा जा रहा है दोस्तों, रदरफोर्ड ने किया था। इसे याद करने का तरीका होता है दोस्तों ईटा पर नाचे करके याद किया जाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। तो दोस्तों न्यूट्रॉन की जो खोज हुई थी ना, ये किया था ऑप्शन नंबर दोस्तों ए, चैडविक ने। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि परमाणुवीय नाभिक किसने खोजा था। तो दोस्तों परमाणुवीय नाभिक जो है उसकी खोज किसने की थी, ये किया था दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, रदरफोर्ड ने। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि एक भारतीय वैज्ञानिक जिनका नाम एक विशिष्ट मूल कण के साथ जुड़ा है वो कौन है दोस्तों, वो है बोस। ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगले प्रश्न पे चलते हैं कि निम्नलिखित में से किस परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होते हैं। तो दोस्तों ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है कि किस परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होते हैं। तो दोस्तों वो हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक में क्या होता है, न्यूट्रॉन नहीं होता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज सर्वप्रथम किसने की थी। तो दोस्तों इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज सर्वप्रथम डी ब्रोगली ने किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों कि तत्व के सबसे छोटे भाग को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों तत्व के सबसे छोटे भाग को परमाणु कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों 116 नंबर है कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार कौन सा सबसे छोटा कण स्वतंत्र रूप में रह सकता है। तो डाल्टन ने जो परमाणु सिद्धांत दिया था उसमें कहा था कि कौन सा ऐसा सबसे छोटा कण है दोस्तों जो स्वतंत्र रूप में रह सकता है। उन्होंने दोस्तों बताया था किसको, परमाणु को, ये स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि किसी परमाणु के गुण निर्भर करते हैं। तो दोस्तों जो भी परमाणु का गुण होता है ना, वो इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के संख्याओं के योगफल को क्या कहते हैं। तो दोस्तों न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के जो संख्याओं का योग होता है ना, उसे द्रव्यमान संख्या कहते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों किन किरणों के प्रकीर्णन से नाभिक के आकार का आकलन किया जा सकता है। तो दोस्तों वो कौन सी किरण है जिसके प्रकीर्णन से नाभिक के आकार का आकलन किया जाता है। तो दोस्तों वो अल्फा कण होते हैं, जिन्हें अल्फा किरण भी कहते हैं।
दोस्तों अगला प्रश्न है कि नाभिक के धनावेशित होने की खोज किसने की थी? तो ये दोस्तों रदरफोर्ड ने किया था, अपना एक सिद्धांत लाया था, उसी में इन्होंने बताया था। दोस्तों परमाणु का अंतरराष्ट्रीय मानक है, तो दोस्तों परमाणु भार का जो अंतरराष्ट्रीय मानक है वो है C12। अगले प्रश्न की बात करते हैं, अगला है 122 नंबर है कि निम्नलिखित में से किसने आणविक सिद्धांत प्रतिपादित किया था? तो दोस्तों आणविक सिद्धांत को सबसे पहले प्रतिपादित जॉन डाल्टन ने किया था। अगला प्रश्न है कि दोस्तों किसी परमाणु के वाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? तो दोस्तों वाय कक्षा में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि सोडियम परमाणु में कोर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों सोडियम जो परमाणु होता है ना, उनमें कोर इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों इंपॉर्टेंट है कि परमाणु का द्रव्यमान किन मौलिक कणों पर निर्भर करता है? तो दोस्तों परमाणु का जो द्रव्यमान है ना, वो निर्भर करता है न्यूट्रॉन व प्रोटॉन पर। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो दोस्तों ये आपको पता होगा, अनिश्चितता का सिद्धांत हाइजेनबर्ग ने दिया था। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों के पास भेजें ताकि वो भी अच्छी तरीके से पेट की तैयारी कर सके। दोस्तों अगला प्रश्न है कि नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किन कणों की सहायता से की थी? तो दोस्तों उन्होंने क्या किया था, अल्फा कणों का प्रकीर्णन कराया था और अल्फा कणों से नाभिक की खोज की थी। अगला प्रश्न है दोस्तों कि किसी तत्व की रासायनिक प्रकृति निर्भर करते हैं? तो दोस्तों तत्व की जो रासायनिक प्रकृति है ना, वो किस पर निर्भर करती है? वो ऑप्शन नंबर ए इलेक्ट्रॉन पर निर्भर करती है। सॉरी दोस्तों, इलेक्ट्रॉन पर निर्भर नहीं करती है, यहाँ पे ऑप्शन सी संयोजी इलेक्ट्रॉन पर निर्भर करती है, ये बात ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों इंपॉर्टेंट है कि किसी तत्व के रासायनिक गुण निर्भर करते हैं? तो दोस्तों जो तत्व का रासायनिक गुण होता है वो द्रव्यमान संख्या पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे विभाजित नहीं किया जा सकता है? तो दोस्तों विभाजित किसे नहीं किया जा सकता है? फोटॉनों को। जबकि धन आयन, परमाणु और नाभिक को क्या किया जा सकता है? विभाजित किया जा सकता है। अगला प्रश्न है कि रेडियो सक्रियता की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की? तो दोस्तों रेडियो सक्रियता की खोज सर्वप्रथम हेनरी बेकरेल ने किया था। अगला प्रश्न है कि रेडियो सक्रियता किसका गुण है? तो दोस्तों जो रेडियो सक्रियता होता है ना, ये नाभिक का गुण होता है। अगला प्रश्न है कि रेडियो सक्रियता की इकाई क्या है? तो दोस्तों रेडियो सक्रियता से बहुत प्रश्न पूछे गए हैं, तो इसकी जो इकाई है दोस्तों ये बहुत ही मायने रखती है, क्यूरी है। ये प्रश्न बार बार पूछा गया है। दोस्तों अगला प्रश्न है कि अल्फा और बीटा किरणों की खोज किसने की थी? तो दोस्तों अल्फा और बीटा किरणों की खोज रदरफोर्ड ने किया था। उन्होंने दोस्तों एक सिद्धांत दिया था, अल्फा प्रकीर्णन का सिद्धांत, आपने पढ़ा होगा, डाल्टन के प्रकीर्णन का सिद्धांत। अगला प्रश्न है दोस्तों कि एक्स किरणों की खोज किसने की थी? तो दोस्तों जो एक्स किरण है उसकी खोज फैराडे ने किया था। अगले प्रश्न की बात करते हैं, गामा किरणों की खोज किसने की थी? तो दोस्तों ये सारे जो किरण है ना, इनके बारे में भी पूछा जाता है और इनकी खोज किसने की थी? तो दोस्तों गामा किरणों की खोज किया था किसने? रदरफोर्ड ने। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन से समभारिक का निर्माण होता है? तो दोस्तों किसके उत्सर्जन से? बीटा कणों के उत्सर्जन से समभारिक का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होती है? तो दोस्तों ऋणात्मक आवेश किसमें होता है? बीटा किरण में क्या होती है? ऋणात्मक आवेश होती है, जबकि अल्फा कण दोस्तों पॉजिटिव होते हैं। अगला प्रश्न है कि बीटा किरणें किस प्रकार का आवेश वहन करती हैं? तो हम आपको बता चुके हैं, ऋण आवेश। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस किरण की आयतन क्षमता सबसे कम है? तो पूछा गया है कि कौन सी ऐसी किरण है जिसकी आयतन क्षमता सबसे कम है? तो इसका ऑप्शन होता है दोस्तों गामा किरणों का आयतन सबसे कम होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों इंपॉर्टेंट है कि निम्नलिखित में से किस किरण की वेधन क्षमता सबसे अधिक है? तो वेधन क्षमता दोस्तों सबसे ज्यादा गामा किरणों की होती है। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है,
तो दोस्तों पृथ्वी की आयु का आकलन किसी यूरेनियम डेटिंग से किया जाता है, ये ध्यान दीजिएगा। जबकि दोस्तों कार्बन डेटिंग जो होती है इससे क्या किया जाता है, जिज्मों का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों इंपॉर्टेंट है कि परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था। तो दोस्तों परमाणु बम जो है ना, इसका आविष्कार ऑटो हान ने किया था, ये आपकी जुबान पर याद होगा। दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि हमारी मेहनत भी सफल हो सके। हम जितना मेहनत कर रहे हैं दोस्तों आप लोगों के लिए, उससे कई गुना ज़्यादा मेहनत करके आगे बढ़िए। अगला प्रश्न है दोस्तों 144 नंबर है कि परमाणु शक्ति संयंत्र किस सिद्धांत पर काम करता है। तो दोस्तों जो परमाणु शक्ति संयंत्र होता है ना, ये नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला प्रश्न है कि सूर्य से ऊर्जा उत्सर्जित होती है। तो दोस्तों सूर्य से जो ऊर्जा उत्सर्जित होती है ना, ये किसके द्वारा होती है, ये नाभिकीय संलयन से होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों कार्बन डेटिंग निम्नलिखित में से किसकी आयु निर्धारण हेतु प्रयुक्त होता है। तो दोस्तों कार्बन डेटिंग की बात हम आपको अभी बताए थे, ये किसके लिए उपयुक्त है दोस्तों, जीवाश्मों के आयु ज्ञात करने के लिए। अगला प्रश्न है कि हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों हाइड्रोजन के जो समस्थानिक हैं इनकी संख्या 3 होती है। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि सर्वाधिक संख्या में समस्थानिक किसमें पाए जाते हैं। तो सबसे ज्यादा दोस्तों सर्वाधिक संख्या में पोलोनियम में समस्थानिक पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन से संभारिक उत्पन्न होते हैं। तो दोस्तों ये बीटा कणों के उत्सर्जन से संभारिक उत्पन्न होते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है कि निम्नलिखित में से किस यौगिक की आकृति चतुष्फलकी होती है। तो 50 नंबर का 150 नंबर का जो ऑप्शन है दोस्तों, वो कार्बन टेट्राक्लोराइड की जो आकृति होती है वो चतुष्फलकी होती है। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि निम्नलिखित यौगिकों में से किसमें आयनिक बंध नहीं है। तो दोस्तों आयनिक बंध मेथेन में नहीं होता है। अगला प्रश्न है कि इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रकृति क्या कहलाती है। तो दोस्तों इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रकृति ऑक्सीकरण कहलाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों इंपॉर्टेंट है कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रकृति क्या कहलाती है। तो दोस्तों इलेक्ट्रॉन जब कोई भी यौगिक ग्रहण करता है तो दोस्तों उसे हम कहते हैं क्या, अवकरण कहते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन त्यागनों को ऑक्सीकरण कहते हैं। अगला प्रश्न है कि पोलोनियम के समस्थानिकों की संख्या है। तो दोस्तों जो पोलोनियम है ना, इनके समस्थानिकों की संख्या 27 होती है और सबसे ज्यादा होती है। अगला प्रश्न है कि रक्त कैंसर को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किए जाने वाला रेडियो आइसोटोप कौन सा है। तो दोस्तों ये आइसोटोप जो होता है ना, ये होता है कोबाल्ट 60 का प्रयोग करते हैं रक्त कैंसर को नियंत्रित करने के उपयोग के लिए। अगला प्रश्न है कि इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रकृति क्या कहलाती है। तो हम आपको बता चुके हैं दोस्तों, ये प्रश्न रिपीटेड है, ऑक्सीकरण कहलाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि हाइड्रोजन के जलने से संबंध प्रक्रिया क्या है। तो दोस्तों जब हाइड्रोजन जलती है तो उससे संबंध प्रक्रिया क्या है, वो दोस्तों होती है ऑक्सीकरण। अगला प्रश्न है कि लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है। तो दोस्तों लोहे पे जंग लगना जो है ना, ये ऑक्सीकरण का उदाहरण है। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि प्रकाश ऑक्सीकरण प्रक्रिया शुरू की जाती है। तो दोस्तों जो प्रकाश ऑक्सीकरण प्रक्रिया है ना, वो प्रकाश के द्वारा शुरू की जाती है। अगला प्रश्न है 160 नंबर है कि वे पदार्थ जो जलकर उष्मा प्रदान करते हैं क्या कहलाते हैं। तो दोस्तों जो भी पदार्थ जलकर उष्मा प्रदान करेगा वो ईंधन कहलाएगा। 160 नंबर का आंसर हो गया। अगला प्रश्न है दोस्तों कि प्राकृतिक गैस मुख्यतः क्या रहता है। तो प्राकृतिक गैस में मुख्यतः दोस्तों एथेन रहता है, ब्यूटेन रहता है, प्रोपेन रहता है, मेथेन रहता है। तो प्राकृतिक गैस में मुख्यतः दोस्तों मेथेन होता है, जिसको हम CH4 बोलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि गोबर गैस में मुख्यतः होता है। तो दोस्तों गोबर गैस में मुख्यतः क्या होता है, मीथेन होता है। ये भी दोस्तों जीवाश्म से ही बनते हैं, यानी दोस्तों गोबर से। अगला प्रश्न है कि अम्ल और क्षारों की अभिक्रिया के परिणाम फलस्वरूप बने पदार्थ को क्या कहते हैं। तो दोस्तों अम्ल और जब क्षार क्रिया करते हैं तो उससे जो भी परिणाम मिलता है, उसके फलस्वरूप जो भी पदार्थ बनते हैं दोस्तों, उसे हम कहते हैं लवण। अगला प्रश्न है दोस्तों अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है।
तो दोस्तों अमोनियम क्लोराइड का जो जली विलयन होता है ना वो क्षारीय होता है। दोस्तों इससे आंख में आंसू भी आने लगते हैं। किसी एक सामान्य व्यक्ति की रक्त का पीएच स्तर क्या होता है? सामान्य व्यक्ति के रक्त के पीएच स्तर को पूछा गया है। तो दोस्तों इसका पीएच स्तर कितना होता है? ये होता है ऑप्शन नंबर बी दोस्तों 7.35 से लेके 7.45 के लगभग होता है। हाइड्रोजन के खोजकर्ता कौन है? तो दोस्तों हाइड्रोजन के खोजकर्ता कैवेंडिश है। अगला प्रश्न है कि किस तत्व को रसायन में आवारा तत्व की संज्ञा दी गई है? तो दोस्तों हाइड्रोजन जो तत्व है ना इसे रसायन में आवारा तत्व होने की संज्ञा दी गई है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन अधातु नहीं है? तो पूछा गया है कि कौन अधातु नहीं है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन सही होता है एल्युमिनियम, ये अधातु नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में लेते हैं? तो दोस्तों पौधे जो नाइट्रोजन को लेते हैं ना वो नाइट्रेट्स के रूप में लेते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन एक परमाणविक गैस है? तो दोस्तों कौन एक परमाणविक गैस है पूछा गया है। तो हीलियम जो है ना ये एक परमाणविक गैस है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसको सावित्रिक विलायक कहते हैं? तो दोस्तों सावित्रिक विलायक किसे कहते हैं? पानी को। ये सभी जगह विलय होते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न पदार्थों में से कौन केवल एक ही तत्व से बना है? तो दोस्तों ये पूछा गया है कि कौन सा ऐसा पदार्थ है जो एक ही तत्व से मिलकर बना है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों हीरा होता है। अगला प्रश्न है कि वह गैस जो वनस्पति के निर्माण में प्रयुक्त होती है वह है? तो दोस्तों वनस्पति के निर्माण में हाइड्रोजन गैस प्रयुक्त होती है। तत्व जो उर्वरक में नहीं पाया जाता, वह तत्व जो उर्वरक में नहीं पाया जाता वह होता है तो दोस्तों क्लोरीन होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों इंपॉर्टेंट है कि निम्नलिखित में से सबसे कठोर पदार्थ कौन है? तो दोस्तों सबसे कठोर पदार्थ क्या होता है? हीरा होता है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ एक अशीतित द्रव है? तो दोस्तों वो पदार्थ कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी कांच, जो दोस्तों एक अशीतित द्रव है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन हरितगृह गैस है? तो दोस्तों वो हरितगृह गैस की बात बताएं हम, ये सभी दोस्तों जो है ना हरितगृह गैस है। सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना दोस्तों ये हरितगृह गैस के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है कि फास्फोरस प्रचुरता में किसमें पाया जाता है? तो दोस्तों फास्फोरस जो है ना प्रचुर मात्रा में सबसे ज्यादा प्रोटीनों में पाया जाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि हीरे का एक कैरेट कितने मिलीग्राम का होता है? जो दोस्तों हीरा होता है ना उसका एक कैरेट दोस्तों 200 मिलीग्राम के बराबर होता है। ये प्रश्न पूछे गए हैं। अगला प्रश्न है कि अधातु के ऑक्साइड प्रायः होते हैं। तो दोस्तों जो अधातु होते हैं ना उनके ऑक्साइड प्रायः क्षारीय होते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि आग बुझाने वाली गैस कौन सा है? तो दोस्तों आग बुझाने के लिए हम प्रायः किसका प्रयोग करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस का, जिसको हम CO2 के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों हंसाने वाली गैस है। तो दोस्तों नाइट्रस ऑक्साइड हंसाने वाली गैस होती है, इसे N2O बोलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों इंपॉर्टेंट है कि सूर्य में होता है। तो दोस्तों सूर्य में क्या होता है? सूर्य में दोस्तों हाइड्रोजन व हीलियम दोनों होता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि मानव के शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व होता है? तो दोस्तों मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि रबड़ के वल्कीकरण के लिए उनमें मिलाया जाता है। तो दोस्तों रबड़ का जब वल्कीकरण कराया जाता है ना तो उनमें सल्फर मिलाया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों इंपॉर्टेंट है कि नाभिकीय रिएक्टरों में ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है, यानी प्रयोग क्यों किया जाता है ग्रेफाइट का नाभिकीय रिएक्टर में? तो दोस्तों ये विमंदक के रूप में किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों इंपॉर्टेंट है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस न्यूनतम तापमान पर द्रव में बदल जाती है? तो दोस्तों हाइड्रोजन गैस जो है ना ये न्यूनतम तापमान पर ही क्या होता है? द्रव में बदल जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि ऑटोमोबाइल के द्वारा निष्कासित मुख्यतः नुकसानदेह गैस जिससे वायु प्रदूषण होता है
निम्नलिखित में से कौन सी है? तो दोस्तों ऑटोमोबाइल से जो भी गैस निकलता है ना, वह मुख्यतः कार्बन मोनोऑक्साइड है, जिससे दोस्तों हमारे क्या कहते हैं वायुमंडल को प्रदूषित होता है, हमारा वायुमंडल जिससे प्रदूषित होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों इम्पोर्टेंट है कि बीज संक्रमण के बाद जल में उपलब्ध क्लोरीन की मात्रा को कहते हैं। तो दोस्तों बीज संक्रमण के बाद जल में उत्पन्न क्लोरीन की मात्रा को अवशिष्ट क्लोरीन कहते हैं। दोस्तों बारिश हो रही है, बारिश की आवाज आ रही होगी, तो इसके लिए सॉरी। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो दोस्तों ग्रीन हाउस गैस की बात की जा रही है, तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों हाइड्रोजन जो है ये ग्रीन हाउस गैस के अंतर्गत नहीं आता है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफॉर्म, फ्लोरोकार्बन और दोस्तों नाइट्रिक ऑक्साइड जो है ये ग्रीन हाउस गैस के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है कि जल का शुद्धतम रूप है। तो दोस्तों जल का जो शुद्धतम रूप होता है ना, वो वर्षा का जल होता है। ठीक है, ये सबसे शुद्ध जल होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि बैटरी में निम्न में से किस एसिड का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों ये आपको पता होगा, बैटरी में हरदम दोस्तों हाइड्रोक्लोरिक एसिड का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों इंपॉर्टेंट है, अगले प्रश्न की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से प्रमुख ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? तो दोस्तों प्रमुख ग्रीन हाउस गैस की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है। अगला प्रश्न है दोस्तों मौसमी गुब्बारों में कौन सी गैस भरी रहती है? तो दोस्तों जो मौसमी गुब्बारे होते हैं ना, उनमें दोस्तों हीलियम गैस भरी होती है। अगला प्रश्न है कि हीरा और ग्रेफाइट होते हैं। तो दोस्तों हीरा जो और ग्रेफाइट है ना, कार्बन से ही प्राप्त होते हैं, इसलिए दोस्तों इन्हें हम कहते हैं अपर रूप होते हैं। अगला प्रश्न है कि कार्बन डेटिंग निम्न की आयु निर्धारण हेतु प्रयोग की जाती है जीवाश्म की। ये प्रश्न आ चुका है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला है कि दिया सलाई की नोक में क्या रहता है? तो दोस्तों जो दिया सलाई होती है ना, उसके नोक में लाल फास्फोरस होता है। दोस्तों हमारे यहाँ बहुत सारी वॉइसेज आ जाती हैं, छोटे से घर में हम बनाते हैं। अगर आपको तकलीफ हो रही है और नॉइज से, तो हम आपसे माफ़ी मांगते हैं। यहाँ पे रोड है और बहुत सारी गाड़ियाँ चलती हैं, उनके हॉर्न की आवाज़ भी होती रहती है, आपको डिस्टरबेंस होता रहता है। हम इतने कोने में जाके बनाते हैं वीडियो, तब पर भी आवाज़ आ जाती है, इसके लिए सॉरी। दोस्तों अगला प्रश्न है कि हीरे का खनिजी बनावट होता है। तो दोस्तों ये जो खनिजी बनावट है ना हीरे का, ये कैसा होता है? ये कार्बन जैसा होता है। अगला प्रश्न है कि हीलियम की खोज किसने की थी? तो दोस्तों हीलियम की खोज की बात की जा रही है, ये किया था लोकेयर ने, इसकी खोज की थी। अगला प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है कि सर्वाधिक यौगिक बनाने वाली अक्रिय गैस है। तो सबसे ज्यादा यौगिक बनाने वाली अक्रिय गैस जिनान है दोस्तों। उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है दोस्तों तो प्लीज लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। आप हमें टेलीग्राम पे जुड़ जाइए दोस्तों, क्योंकि टेलीग्राम पे बहुत सारे अपडेट और इसके साथ साथ पीडीएफ वगैरह आपको मिलते रहते हैं। और डेली क्विज हो रहा है दोस्तों, आप टेलीग्राम पे क्विज का भी बेनिफिट ले सकते हैं। साथ ही दोस्तों ये हम आपको बता दें, आपको बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आप लोगों की मदद से अभी हमारे 167 सब्सक्राइबर्स हुए हैं। उम्मीद है आप 1000 सब्सक्राइबर जल्दी पहुंचाएंगे दोस्तों। और हमारी मेहनत अगर आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ दोस्तों को जोड़ने की कृपा करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को जोड़ें। बहुत बहुत धन्यवाद।